हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर। जी हां, अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, क्योंकि आज जुलाई 1 से लागू हो रहे हैं तीन नए कानून। जो बेसिकली ब्रिटिश एरा के तीन नए कानून थे, उन तीन नए कानूनों को अभी रिप्लेस कर दिया गया है और रिप्लेस करने के बाद जो नए कानून है वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। आज की डेट से लागू हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बेसिकली ये कानून क्या है, और इनसे संबंधित एक्चुअली एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली मूव की गई है कि इन कानूनों को लागू होने से रोका जाए, क्योंकि ये हेल्दी लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। क्योंकि जो है, जब ये कानून पास किए गए थे तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जो है बहुत सारे मेंबर्स को सस्पेंड करके इन कानूनों को पास किया गया था, और ये कानून बेसिकली जो है एक्चुअल प्रॉपर डिस्कशन से नहीं लाए गए हैं, ऐसा कहना है। लेकिन ये कानूनों में क्या अच्छी बात है, क्या खास बात है, इन सभी को हम बहुत डिटेल्ड में जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद में जिससे कि आपके लिए बेसिकली ये समझिए आप कि एज ए सिटीजन भी आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए इन कानूनों के लिए, इसलिए भी ये कानून को आपको अच्छे से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स या स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के तौर पे भी आपके लिए बहुत जरूरी है इन कानूनों को जानना। ठीक है, तो दी प्ली इन द सुप्रीम कोर्ट टू स्टे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। जो नए कानून लागू हो रहे हैं उनको स्टे करने के लिए, उनको लागू होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी प्ली मूव की जा चुकी है। तो आखिरकार क्यों की गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि देखिए ये तीन कानून कौन से हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, तो इन तीनों कानून को, जो दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दी भारतीय न्याय संहिता 2023, दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीनों को आप डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे इस क्लास को करने के बाद आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्टेन्स फॉल्स, न्यूज की हेडलाइंस देखिए दी इंडियन एक्सप्रेस की। कर्टेन फॉल्स ऑन ब्रिटिश एरा लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1। मतलब जो बेसिकली हमारे ब्रिटिश एरा के कानून थे उन पे कर्टेन, पर्दा गिर चुका है। ठीक है, उन पे पर्दा गिर चुका है और अभी उनका नाटक खत्म हो चुका है, और इस वजह से अब आपके सामने नए कानून आ गए हैं। और उनको बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि आखिरकार ये जो नए कानून है, इन नए कानूनों के क्या मायने हैं और नए कानून क्या कहते हैं आपके लिए। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो कॉलोनियल एरा के जस्टिस सिस्टम था, जो हमारे लॉज थे, उन सभी को रिप्लेस करके एक नया कानून, ठीक है, जो भी कॉलोनियल एरा के कानून थे उनको रिप्लेस करके, और आज से ये नए कानूनों को बेसिकली इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चेंज हो चुका है, आप ऐसे समझ लीजिए। इसमें जो तीन कानून है, तीन कानूनों को मैंने आपको बताया कि दी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीन कानून है। इनको कौन से कानून को रिप्लेस कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। देखिए, दी सीआरपीसी एक्ट जो 1973 में आया था अंग्रेजों के समय में और हमारे यहाँ चल रहा था, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। जो हमारा दी इंडियन एविडेंस एक्ट था, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते थे, 1872 में आया था, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो इंडियन पिनल कोड था, जो रिप्लेस हुआ है हमारा भारतीय न्याय अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता 2023 से। ठीक है, तो ये तीन कानून हैं, और इन तीनों कानून के बारे में आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि हमारे समाज में कोई भी कानून आता है उसकी अवेयरनेस ठीक से नहीं होती है। इस कानून में एक अच्छी बात क्या है, एक अच्छी बात यह है कि इस कानून में सबके लिए कोशिश की गई है कि सबको अवेयर किया जाए। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं, वेबिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पैम्पलेट्स और बहुत सारी चीजों के माध्यम से लोगों के बीच में इन कानूनों के बात को लेकर अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे जरूरी होता है वहां पे इसमें स्किप किया गया है। हम अभी बात करेंगे आगे कि हाँ कहाँ क्या कमियां हैं। और अवेयरनेस देखिए, जब भी कोई क्लास मैं लेता हूँ, चाहे मैं आपसे एडिटोरियल डिस्कशन कर रहा हूँ या मैं कोई न्यूज, तो मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि आखिरकार जो ग्रामीण एरिया है वहां पर गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं इंप्लीमेंट करने से, चाहे कोई रूल्स हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उनके बीच में अवेयरनेस फैलाएं। और उन अवेयरनेस के लिए मैंने हमेशा कहा कि एक टीम बनाई जाए, और उस टीम को क्या किया जाए, ग्रामीण एरिया में भेजा जाए, और रेगुलर ऐसे कैंपेन चलाए जाए कि ग्रामीणों को गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में या जो रूल्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। क्योंकि वहां पर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता रहता हूं कि जो है, देखिए आज की डेट में अगर गांव में देखें तो गांव में जो है क्या कहते हैं, पहले बिजली की बड़ी समस्या रहती थी, अब बिजली तो वहां प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, और बिजली आती भी है, लेकिन
बिजली का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा क्यों पड़ रहा है? उसका रीजन है क्योंकि ग्रामीण एरिया में अवेयरनेस कम है और लोग क्या करते हैं, लोग उस तरह से जो है बिजली जलती हुई छोड़ देते हैं, मोटर चलता हुआ छोड़ देते हैं, टीवी चलती हुई छोड़ देते हैं, बाहर जो है बहुत बड़े बड़े बल्ब लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि बिजली कहाँ से आती है, गवर्नमेंट कैसे देती है। ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो उसका बर्डन सहना पड़ता है। इन सब चीजों के बारे में उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती है और इसी वजह से जो है, तो किसी तरह से कोई गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, चाहे गवर्नमेंट के कोई रूल्स आते हैं, जैसे ये 3 लॉज आए हैं, इनके बारे में सबसे ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत कहाँ है? ग्रामीण एरिया में। लेकिन जब अवेयरनेस कैंपेन के बारे में मैं भी आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि आखिरकार वहीं पर दिखता है कि जहां पे लैक ऑफ अवेयरनेस दिखती है, वहीं पर गवर्नमेंट की लैक ऑफ कैंपेनिंग भी दिखती है। ठीक है, तो इसको अभी मैं अच्छे से बात करूंगा। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के हिसाब से बात करूं तो बेसिकली इन कानूनों को लागू करने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली अपने ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स कर रही है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में भी, और साथ में जो यूटी के चीफ हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ, और साथ में पुलिस के साथ में कंटिन्यू मीटिंग की जा रही है, जिससे कि 1 जुलाई को इसको अच्छे से इंप्लीमेंट 1 जुलाई से किया जा सके। लेकिन ये इसके साथ ही चलिए आगे क्लास बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो छोटे छोटे वीडियोज मैं आपके लिए लाता हूं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि करंट इवेंट्स को लेके आप बहुत डीप एनालिसिस इस वीडियो में किया जाता है किसी भी एक टॉपिक का, तो आपके मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको सबसे पहले आप इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, मैं देखता हूं कि इस वीडियोज को तो खैर काफी लोग आप लोग देखते हो, लेकिन जो करंट अफेयर की आपकी सुबह वाली क्लास होती है, उस करंट अफेयर की क्लास को आप लोग अटेंड किया करिए, क्योंकि करंट अफेयर क्लास की मैं देखता हूं कि मतलब आप में से बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर की जो क्लास है वो आप जानते हैं कि उसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को मैं कवर करता हूं, तो यहां तक कि आपके मेंस का भी आंसर राइटिंग कराया जाता है और प्रीलिम्स के लिए भी आपको मॉडल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो करंट अफेयर की सुबह वाली क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। और साथ ही मेरा एक फाउंडेशन बैच है जो चल रहा है, जो बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को कवर करते हुए वो इकोनॉमिक्स कवर की है। तो आप लोग उस फाउंडेशन कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल्स और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने टाइम चेंज किया है। जो सुबह करंट अफेयर की क्लास मेरी 8 बजे होती थी, अब कल से ये क्लास सुबह 9 बजे होगी, क्योंकि सुबह 8 बजे जल्दी होता है, हो जाती है, शायद आप लोगों को प्रॉब्लम होती हो। मैंने सोचा था कि कुछ वर्किंग लोग होते हैं, उनको 9 बजे के बाद ऑफिस निकलना होता है, इसलिए मैंने इसका समय 8 बजे रखा था, बट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उससे नहीं मिला, इसीलिए मैंने इसका टाइम चेंज कर दिया है और अब इसका टाइम सुबह 9 बजे रहेगा और जो फाउंडेशन कोर्स है वो आपके रात को 9 बजे चलेगा। ठीक है, तो बाकी ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो कानून आए हैं, इन कानून के लिए बेसिकली क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये भी बहुत ही मतलब बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक मिनट दीजिएगा बस। ठीक है, हाँ, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है और इसने क्या किया है कि जो बेसिकली ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ये सेंटर्स जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे बताया गया है कि 2024-25 के एकेडमिक ईयर्स में आप इन तीनों कानून को क्या करेंगे, तीनों लॉज को आप लागू करेंगे और सॉरी मतलब पढ़ाएंगे। ठीक है, इन तीनों कानूनों को आप पढ़ाएंगे, अपने सेशन में इसको इंक्लूड करेंगे और साथ ही जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो भी इसके लिए स्पेशल मॉड्यूल तैयार करेगा जो क्लास 6 के ऊपर के लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सपोज दैट कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो आगे फ्यूचर में जो है लॉ से संबंधित तैयारी करने वाले हैं, तो उनको जो है कम से कम जो है इसके बारे में पहले से अवेयरनेस रहे। और अगर क्लासेस 6 के अपवर्ड इसको लागू किया जाता है तो जो हम लोग हैं या जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी कम से कम अपने कानूनों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। और इस तरह का, और इसके अलावा यही नहीं, जो लबासना है जिसकी आप लोग फेवरेट हो, आप लोग जो है प्रोफाइल पिक्चर भी बहुत सारे लोग आप लोग लगा के रखते हो, ठीक है, और वहां जाना आप लोगों का सपना रहता है, इवन है, ठीक है, तो उसने भी क्या किया है, उसने भी मसूरी में, लबासना जैसे मसूरी में पड़ता है, ठीक है, एक 5 डे की ट्रेनिंग कंडक्ट की है। कैसे? जिसमें आईएएस, आईपीएस और जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो उनको बेसिकली इन कानूनों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि आप समझिए, जब उन कानूनों के बारे में जो बेसिकली हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो एग्जीक्यूट करवाते हैं कानूनों को, तो उनको जब पूरी जानकारी होगी इसके बारे में तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट करवा पाएंगे।
ठीक है। तो इस वजह से उनको भी एक ट्रेनिंग जो है लबासना के द्वारा भी जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। कितने 5 डेज की ट्रेनिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज ऑफ WCD है, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ये लोग भी सेशन हेल्ड किए हैं 21 जून को, और लगभग में 40 लाख से ज्यादा जो है इसमें लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, ठीक है। इसके अलावा मैं BPRD की बात करूंगा, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, BPRD, ठीक है। तो BPRD भी इससे संबंधित लगभग में 13 ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है बेसिकली, जिसमें पुलिस को, प्रिजन्स को, इसके अलावा प्रोसिक्यूटर्स को, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बेसिकली इससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो लोग बहुत अच्छे से इनके बारे में अवेयर हो सकें, पूरी जानकारी गेन करके इसके बाद ही जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि किस तरह के अवेयरनेस कैंपेन जो है चलाए जा रहे हैं, कि यहाँ लोग इसके बारे में अवेयर भी हो सकें और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो सके, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, BPRD ने लगभग में 250 ट्रेनिंग कोर्सेज या वेबिनार्स, सेमिनार्स, आप जो भी कहिए उसको, तो उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो लगभग 40,000 से ऑफिसर्स, पर्सनल्स को ट्रेंड किया है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। और यही नहीं, जो बेसिकली BPRD है, अगर BPRD की मैं बात करूं तो ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप और बेसिकली जो पब्लिक कैंपेन्स हैं, तो उनके माध्यम से एक कोऑर्डिनेशन करके और इसके बाद में लोगों के बीच में भी इसको अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही इसने क्या किया है, जो थीमेटिक पोस्टर्स हैं, ठीक है, फ्लेयर्स हैं, ये सभी मिनिस्ट्री संबंधित डिपार्टमेंट्स को शेयर किए गए हैं कि आप इनको क्या करिए, आप रिलीज करिए। इसके लिए कैसे करिए, आप देखिए बेसिकली एडवाइजरी जारी करिए, प्रेस रिलीज जारी करिए, इन्फोग्राफिक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन सभी पर जाके जो है ये पोस्ट करके और इन कानूनों के बारे में जानकारी दीजिए, जिससे लोग अवेयर हो सकें, सोशल मीडिया साइट्स पे भी, जिससे लोग अवेयर हो सके, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ PIB की, दी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो PIB ने भी बेसिकली एक सेशन वार्तालाप, ठीक, वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत, ठीक है, के माध्यम से जो है ऑर्गेनाइज किए लगभग 20 स्टेट कैपिटल्स में, जिससे कि ये नए जो क्रिमिनल लॉज हैं इनके बारे में जानकारी लोगों को पहुंच सके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, और भी आगे ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप जो है ऑर्गेनाइज करने की कोशिश। इसके अलावा बेसिकली जो ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे जो UGC के अंडर में आते हैं, AICT और CFI, या मतलब और भी जैसे स्टेट या UT में जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इस तरह के, तो उनको भी इस एक्टिविटी में शामिल किया गया है। और मंडे से उनके यहाँ भी वेबिनार और सेमिनार इस तरह के आयोजित करके, इसके बाद में या वार्तालाप जैसे सेशन आयोजित करके, ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप्स, इन सभी के माध्यम से जो है वहां पे भी इन कानूनों के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाई जाएगी। हाँ, अब आप ये एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सब जगह अवेयरनेस, लेकिन ये बताइए जितनी ये अवेयरनेस कैंपेन इसमें किए जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि जो ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरियाज है, वहां पर ये कैंपेन, ये जितने भी इनके एफर्ट्स हैं वो पहुंचते हुए दिख नहीं रहे हैं? क्योंकि जितने भी एफर्ट्स हैं, आप ये बताइए, सोशल साइट्स पे मानते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे रूरल एरिया के लोग एक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन कितना कितना एक्टिव है, क्या परसेंटेज है? तो मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ टीम गठित करके इसके बाद ग्रामीण एरियाज में ऐसे कैंपेन करने चाहिए, रूरल एरियाज में, और ज्यादा से ज्यादा कैंपेन रूरल एरियाज में करने चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इन कानूनों को पढ़ के सोशल साइट्स पे या डाउनलोड करके या क्लासेज में कहीं ना किसी माध्यम से क्या करेगी, वो पढ़ लेगी, वो समझ लेगी और उनके बारे में अवेयर हो जाएगी। लेकिन ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है इस चीज की, इस तरह की चीजें, कि हाँ उनके बारे में अवेयरनेस नहीं फैल पाती है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि ग्रामीण एरिया में फैलाई जाए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि ग्रामीण एरिया में अगर अवेयरनेस नहीं होगी इन कानूनों के बारे में, तो सबसे पहले देखिए दुरुपयोग की प्रॉब्लम रहती है, और इसके अलावा अगर वो अपने अधिकारों के बारे में जो है सजग नहीं होंगे तो दूसरे उनके अधिकारों का हनन करेंगे, इसके भी प्रबल संभावना बढ़ती है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि रूरल एरियाज में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होने के लिए रूरल एरियाज में कैंपेन चलाए जाए, वहां पे जो है बेसिकली ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ NCRB की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो उसने भी लगभग 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशंस किए हैं, किसमें, जो बेसिकली उनका एक क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है, जो क्राइम क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है, बेसिकली जिससे क्राइम और क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए, जिसको हम CCTNS कहते हैं, तो उसमें भी लगभग में 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशंस किए हैं, जिससे आप किसी भी कोने में बैठे हो, जैसे सपोज दैट पुलिस पर्सनल हैं और उनको CCTNS पे डेटा देखना है, तो संबंधित कानून के दायरे में कौन लोग आएंगे,
ठीक है, उसके बारे में कौन से क्रिमिनल्स हैं, जो ये सबका पूरा का पूरा डेटा जो है उनके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट्स भी स्टेट और यूटी में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि जो है एनसीआरबी द्वारा खासकर, जिससे कि ये सब चीजों को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। अगर मैं यही नहीं बात करूं तो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसने बेसिकली एक एप्लीकेशन डेवलप किया है ठीक है, ई साक्ष्य करके। तो ई साक्ष्य और न्याय श्रुति और ई सम्मन, इनके माध्यम से ये तीनों जो ई साक्ष्य, जैसे साक्ष्य अधिनियम है, जो न्याय संहिता है, और ये सभी को, और जो बेसिकली ये जो है, इन सभी को क्या किया जाएगा, नागरिक सुरक्षा संहिता, इन सभी को अपलोडेड होंगे, वहां के बारे में आप जाके जो है जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा एनसीआरबी का जो ये एप्लीकेशन है, ये जब किसी भी तरह के जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को बहुत तेजी से बढ़ावा देता है। जैसे मान लेते हैं कोर्ट के जो सम्मन्स हैं वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है आपको डिलीवर्ड हो सकेंगे। साथ ही ये ऐप जो है क्या काम करेगा, हम इस पे बात करते हैं। देखिए, बेसिकली जो नए लॉज हैं इसमें कुछ और चेंजेस किए गए हैं। अब आपको इसके बारे में बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की चीज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, घटना कहीं भी हुई हो आप एक 0 एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, हम देखते हैं अभी भी रूरल एरियाज में भी, कुछ दिन पहले की 4-5 दिन पहले की ही बात है, मैं गया हुआ था थोड़ा एक रिलेटिव के यहाँ रूरल एरियाज में। वहां पर मैंने देखा था कि गांव में कुछ रात में चोरी हो गई थी। तो जब वो लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। उस पर क्या किया जाता है, उनसे एक एप्लीकेशन लेके इसके बाद में ठीक है हम जांच करेंगे, वी विल इन्वेस्टिगेट, और छोड़ दिया जाता है। जबकि अगर कोई गया है तो सबसे पहले क्या होता है कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और लोगों के बीच में चूंकि रूरल एरियाज में उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आजकल एफआईआर हम ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। अगर वहां नहीं दर्ज होती है तो हम लोग ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी होता है। उत्तर प्रदेश में भी एक यूपी कोऑप ऐप आता है, वहां पर आप किसी भी तरह की रिपोर्ट लॉस्ट आर्टिकल हैं, या मतलब सपोज दैट आपको ई एफआईआर करना है, तो आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से 0 एफआईआर का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपके यहाँ कोई घटना हुई है और आप संबंधित पुलिस स्टेशन के आसपास नहीं है, आप कहीं दूर हैं, तो आप वहां भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप एक 0 एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि आपके लीगल प्रोसीडिंग में देरी ना हो। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जाएं और फिर जिस थाने का केस है आपको उसी थाने में, जैसे मैं लखनऊ की बात करता हूं, अगर सपोज दैट कि यहाँ जो है गोमती नगर थाने का केस है और मैं आलमबाग में हूं, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि यहाँ आने में मुझे आधे घंटा लगेगा और मेरा काम ज्यादा जरूरी है, एफआईआर जरूरी होना बहुत जरूरी है, एफआईआर लॉन्च होना, तो हम जाके वहां पे 0 एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान देना, एक 0 एफआईआर का प्रोसीजर। दूसरी चीज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस कंप्लेन। किसी भी तरह की पुलिस कंप्लेन करनी है आपको, तो आप ऑनलाइन जो है पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, अब एक चीज आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये भी रहे कि अब सम्मन भी एक्चुअली में ऑनलाइन डिलीवर्ड होने लगेंगे। आपको ईमेल के माध्यम से, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है सम्मन्स भी आने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, देखो ऐसे में केसेस जो अब तक जो है सम्मन्स कम आते थे, अब सम्मन्स आने के केसेस भी बढ़ेंगे और लोगों को हो सकता है ज्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स के चक्कर में पड़ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इन्होंने एक और चीज की है कि कोई भी ऐसे क्राइम्स हैं, ठीक है, जो मतलब जघन्य क्राइम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं, तो उनकी बेसिकली वीडियोग्राफी इन्होंने मैंडेटरी कर दी है कि अब वीडियोग्राफी मैंडेटरी होनी चाहिए। और साथ ही मैंने बताया कि आपको सम्मन्स इलेक्ट्रॉनिकली जो है आपको डिलीवर्ड होंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एक चीज और की गई है, फास्टर जस्टिस सिस्टम। क्योंकि देखिए हमारी जो बेसिकली हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, हमेशा से क्वेश्चंस में रहा है कि यहाँ जो है यहाँ पर न्याय बहुत देरी से होता है। ठीक है, आप अगर कोर्ट में पहुंच जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन आपका केस नहीं खत्म होता है। तो उससे संबंधित भी यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। कैसे प्रावधान किए गए हैं कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रायल शुरू होता है, ठीक है, ट्रायल कंप्लीट होता है, तो ट्रायल कंप्लीट होने के 45 दिन के अंदर जो है अदालत को निर्णय देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जैसे ट्रायल कंप्लीट हो गया है और डिसीजन अपने पास पेंडिंग रख लिया गया है, फिर जब मन आता था, चाहे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद उसका डिसीजन दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, ट्रायल कंप्लीट है, आपको 45 दिन के अंदर डिसीजन डिलीवर करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट हियरिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग से 60 डेज के अंदर आपको चार्जेस भी तय करने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं करनी है।
ठीक है। जैसे एक क्या कहते हैं, एक मूवी आई थी, वो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी थी एक, दामिनी, जिसमें मतलब वो अमरीश पुरी और जो है वो सनी देओल का जो है बेसिकली जो है अदालत का सीन रहता है। तो उसमें रहता है यही तारीख पे तारीख, उसमें बहुत लंबी बहस होती है तारीख पे तारीख, ठीक है। तो उसी से तो अब इस तरह से तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, अगर फर्स्ट हियरिंग होती है तो उससे जो है 60 डेज के अंदर आपको जो है चार्जेस तय होने हैं, साथ ही 45 ट्रायल कंप्लीट होने के 45 दिन के अंदर जजमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली जो सेंसिटिव हैंडलिंग है, जैसे क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन है, चिल्ड्रन है, इस तरह से, तो इनका क्या होता है, इनका बेसिकली जैसे इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो फीमेल ऑफिसर्स होनी चाहिए, और साथ ही फास्टर मेडिकल रिपोर्ट्स को भी प्रोसेस करना पड़ेगा। और साथ ही इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक प्रोविजन और जोड़ा गया है, जिससे ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत सारे लोग जो है खतरे की आशंका से जूझ सकते हैं। खैर ये मजाक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यू प्रोविजंस टू एड्रेस इमर्जिंग क्राइम्स लाइक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, गैंग रेप ऑफ माइनर्स, मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो जो फॉल्स प्रोमिसेज ऑफ मैरिज हैं, तो उनसे संबंधित भी जो है नए प्रोविजन सेट किए गए हैं। साथ ही गैंग रेप से संबंधित और मॉब लिंचिंग का भी, देखिए अक्सर क्या होता था, कई बार सामने ऐसी बातें आई कि भीड़ पहुंच के किसी को मार देती है, ठीक है। एक बार बिहार में भी जो है ऐसी घटना सामने आई थी कि वहां पे क्या हुआ था कि कोई जो है मतलब जो मीट था वो ट्रक में लेकर जा रहा था, उसको इस भ्रम में कि ये जो है गाय का मीट है, गौ मांस है, इसके चक्कर में जो है उसको मार दिया गया था, हालांकि उसको गौ मांस नहीं था, तो उसको मार दिया गया था भीड़ के द्वारा। तो इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं आती थी, बाद में इन पे कोई, भाई भीड़ है, अब भीड़ में किस पे आप एफआईआर दर्ज करोगे, और फिर नतीजा ये होता था कि कोई खास कार्यवाही हो नहीं पाती थी। अब मॉब लिंचिंग को भी इसमें कैटेगराइज किया गया है, क्रिमिनल में डाला गया है, और आगे से मॉब लिंचिंग से संबंधित घटनाएं रुकेंगी, ये उम्मीद की जाती है, ठीक है। साथ ही जो गैंग रेप ऑफ माइनर्स हैं उससे संबंधित बहुत कठिन प्रोविजंस किए गए हैं, और जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, ठीक है। देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर डेटा देखें तो डेटा में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्चुअल में केसेज होते हैं जिसमें इस तरह के कि हमसे शादी का झूठा वादा करके और इसके बाद में हमारे साथ जो है बेसिकली सेक्स किया या रेप किया, इस तरह की चीजें जो सामने आती थी, ये चूंकि ये लॉ सख्त हो गए हैं तो ये घटनाएं आपको ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा बेसिकली टेररिज्म को, जो आतंकवाद है, आतंकवाद को इसमें डिफाइन किया गया है। आतंकवाद को डिफाइन करने से जो है बेसिकली बहुत सारे ऐसी कैटेगरी हैं जो अभी ये कहा जाता था कि हाँ जो है छूट मिल जाती थी, कोर्ट में केस चलता था, इसके बाद बरी कर दिया जाता था। तो उसमें पर्टिकुलर आतंकवाद को डिफाइन कर दिया गया है कि भाई कौन कौन से एक्ट्स आपके आतंकवादी गतिविधियों में माने जाएंगे। तो इससे किस लिए, देश की जो है बेसिकली जो है सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। और साथ ही एक चीज और अच्छी बताऊं, देखो पहले क्या होता था, जो मतलब कानून होते थे, वो कई कानून ऐसे थे जो बहुत ओवरलैप होते थे, तो उन सभी को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है। और जो पहले 511 सेक्शंस होते थे, अब 511 सेक्शन ना होके अब केवल 358 सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। सिर्फ 358 सेक्शन है, ठीक, जो पहले 511 होते थे, तो इनको मर्ज कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, और सिंपलीफाई लैंग्वेज में आपके सामने रखा गया है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, देखिए इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की जा रही है। आलोचना करने की कुछ प्रमुख वजह हैं, कौन कौन सी वजह हैं, आप बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए कि जो नए लॉज हैं, जो नए कानून हैं, तो बेसिकली जो पहले होती थी पुलिस कस्टडी, आप किसी को पुलिस कस्टडी में रखते हैं तो 15 दिन की पुलिस कस्टडी होती थी। अब क्या किया गया है, उस पुलिस कस्टडी को बढ़ा के 60 से 90 दिन का कर दिया गया है। मतलब अब किसी भी तरह की आप पुलिस कस्टडी को 60 से 90 दिन तक रिटेन किया जा सकता है। साथ ही पुलिस ऑफिसर्स को एक डिस्क्रिशन प्रोवाइड किया गया है, ब्रॉड डिस्क्रिशन प्रोवाइड करवाया गया है कि जो वापा एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन, ठीक है, अधिनियम, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें उनको डिस्क्रिप्शन दिया गया है चूज करने के लिए। तो इसमें ऐसे क्या होगा कि कौन सी एक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटीज में आएंगी, कहीं हद तक जो है पुलिस पर्सनल को भी डिस्क्रिप्शन मिल गया है। तो इससे लोगों का ये मानना है कि ऐसे पुलिस वाले मनमानी करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसी आलोचनाएं जो है इसकी सामने आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको टेररिज्म और ऑर्गेनाइजेशन क्राइम जैसी चीजों को भी इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, जिससे कि देश की सॉवरेनिटी को खतरा ना हो। अब देखो इन कानूनों के बारे में दो कॉन्फ्लिक्ट सामने आए हैं। एक जो है सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रदीप राय है, इनका कहना है कि जैसे ये कानून, देखो इनएक्ट तो पहले ही हो गए थे, अब इनएक्ट, अब आप बताएं कि इन कानूनों को कब से माना जाएगा, आप अपने हिसाब से बताएं कमेंट में कि अगर सपोज दैट ये लागू 1 जुलाई को हो रहे हैं लेकिन इनएक्ट पहले ही हो चुके थे,
ठीक है, कानून तो ये पहले ही बन चुके थे। तो अगर 1 जुलाई के पहले किसी ने कोई कोई क्राइम किया है तो पुराने कानूनों के हिसाब से उस पे जो है सजा, उसको सजा मिलेगी या नए कानूनों के हिसाब से सजा मिलेगी, इसको आप बताइए। तो इनका कहना है कि जो है जो 1 जुलाई को चूंकि ये कानून लागू हो रहे हैं, तो अगर 1 जुलाई से पहले कोई क्राइम हुआ है, भले ये पहले इनेक्ट हो चुके थे, लेकिन उस क्राइम को पुराने जो लॉज थे हमारे उनके हिसाब से रिपोर्ट किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा, उन्हीं के हिसाब से जो है सजा सुनाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही दूसरे जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ही जो है एडवोकेट हैं नितिन सक्सेना, उनका कहना है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और क्योंकि ये एक प्रॉब्लम सामने आएगी कि मान लेते हैं 1 जुलाई के पहले किसी ने कानून क्राइम किया है, लेकिन उसका रिपोर्ट जो है 1 जुलाई के बाद होता है। कानून जो है बेसिकली आ चुके थे, 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं, लेकिन किसी का जो केस है वो 1 जुलाई के पहले से था। जैसे सपोज दैट किसी ने 25 जून को, मान लो तो 25 जून को किसी का मर्डर कर दिया है, पता नहीं चला है, और इसके बाद में इसका रिपोर्ट 5 जुलाई को किया जा रहा है। तो आखिरकार इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, पुराने कानून में या नए कानून में? तो इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट सामने हैं। आप बताइए कि इस केस को हम कैसे जो है नए कानूनों के तहत देखेंगे या पुराने कानूनों के तहत, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए बहुत सारी चीजों को, अब जो सुप्रीम कोर्ट में प्ली मूव की गई है, उस प्ली मूव करने का तर्क क्या है? तर्क ये है कि जब ये कानून पास किए गए थे तो उस समय क्या हुआ था कि जो है इफेक्टिव डिस्कशन नहीं हुआ था, डिबेट बहुत अच्छे से नहीं हुई थी, ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। लगभग 100 के आसपास के मेंबर्स थे जब इसको उनको सस्पेंड कर दिया गया था पार्लियामेंट से। ठीक है, तो ऐसे में एक हेल्दी डेमोक्रेसी को ये नहीं दिखाता है, ये कानून विदाउट डिस्कशन लाए गए हैं। ऐसे तर्क के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया है, जो है इन कानूनों की जांच करने के लिए जो है प्ली मूव की गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आज से ये कानून लागू हो चुके हैं और इसलिए इन कानूनों के बारे में आप लोग सभी पढ़ लीजिए। साथ ही आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना जरूर बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। इसके अलावा सुबह करंट अफेयर और एडिटोरियल की क्लास आपकी सुबह 9 बजे होगी, और जो इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच है वो रात को 9 बजे चलता है। आज भी रात को 9 बजे चलेगा। आज जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, उसकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद इसके बाद फॉरेन सेक्टर बचा है, फॉरेन सेक्टर के बाद में आई थिंक फाउंडेशन कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।